के साथ के सर एक बार फिर अपन बात करेंगे लोकतंत्र की। और लोकतंत्र में अपन ने कल लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा तथा लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन किया था। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार में पहला प्रकार आता है राजनीतिक लोकतंत्र, और दूसरा आता है सामाजिक लोकतंत्र, और तीसरा होता है आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा होता है नैतिक लोकतंत्र। तो अपन ने कल बात की थी राजनीतिक लोकतंत्र की। तो राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो उसी में आगे चलते हुए लोकतांत्रिक शासन के 2 भेदों की बात करते हैं। अब लोकतांत्रिक शासन के 2 भेद क्या क्या होते हैं, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन के 2 भेद प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र होता है। एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र की। तो प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र में क्या लिखा गया है कि एक विशेष मतों के आधार पर निर्णय लेना, मतलब एक विशेष मतों के आधार पर निर्णय लेना। जैसे कि मान लो कोई भी कानून, जैसे कोई भी कानून लागू करना है राज्य के अंतर्गत या अपने देश के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये देश की जनसंख्या है या फिर यहाँ का जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या है, इसमें जो विभिन्न मत है, विभिन्न मतों के आधार पर जो बहुमत निकलता है, जिसने मतलब जैसे पक्ष या विपक्ष के प्रति जो निर्णय निकलता है उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पर इस लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है या फिर इस कानून को बनाया जा सकता है। ये आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, हुई ये बात। अब बात करते हैं दूसरी बात अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक राज्य से, मतलब एक राज्य में एक प्रतिनिधि को चुनकर उसके निर्णयों से सहमत होना, मतलब एक राज्य में एक प्रतिनिधि को चुनकर उसके निर्णयों से सहमत होना। मतलब कोई भी राज्य, यहाँ पर अपन ने एक प्रतिनिधि चुन लिया और उसके बाद जो इसके निर्णय होंगे उसको पूरी जो जनता है, मतलब जो लोकतंत्र में विद्यमान समस्त जनता उस निर्णय का पालन करती है। ये होगी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक युग में 2 प्रकार का बताया गया है, एक तो संसदीय लोकतंत्र, एक अध्यात्मक लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। संसद के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। पहली होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। अब ये 3 जो है संसद के 3 अंग माने गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संसदीय लोकतंत्र कहता है कि जो व्यवस्थापिका है इन दोनों का आपसी संबंध क्या कहलाता है? संसदीय लोकतंत्र। एक बार फिर सुनना दोस्तों, आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र को 2 प्रकार में बांटा गया है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र में आप सोच रहे हो संबंध क्या है? संबंध का मतलब होता है संसदीय लोकतंत्र यानी कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब संसद के 3 अंग बताए गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका का संबंध, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी संबंध होता है, उसे कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। ये होगी बात संसदीय लोकतंत्र की। अब बात करते हैं अध्यात्मक लोकतंत्र। अब अध्यात्मक लोकतंत्र में क्या होता है? अब अध्यात्मक लोकतंत्र भी एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंग है, लेकिन ये एक स्वतंत्र रूप से ना कि मतलब एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मतलब कैसे कि इसका संबंध न तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य होता है, ना ही न्यायपालिका से होता है। केवल ये एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कौन? अध्यात्मक लोकतंत्र। ये बात होगी लोकतांत्रिक शासन के 2 भेदों की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके अपन ने 2 भेद माने गए आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी संबंध होता है, जबकि अध्यात्मक लोकतंत्र एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसका संबंध न तो कार्यपालिका से होता है न व्यवस्थापिका से होता है,
ना न्यायपालिका से होता है। अब इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यताएं। अब राजनीतिक लोकतंत्र की क्या क्या मान्यताएं कि उदारवादी संविधान बाद में विश्वास करना, मतलब जो अपना संविधान है उसमें एक जनता का पूर्ण विश्वास हो। उसके बाद प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानकर चलना, और राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन यानी जनता या सरकार को नियुक्ति और हटा सकती है, मतलब जनता सरकार को नियुक्त भी करती है और हटा भी सकती है। ये क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यता। और जो अंतिम है पांचों बिंदुओं को बोलता है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्य की प्राप्ति का साधन होता है। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है। मतलब जो कानून होता है उसका एक लोकतांत्रिक जो शासन होता है, राजनीतिक लोकतंत्र होता है, वह कानून निर्माण तथा कानून को हटा सकता है और बना सकता है। जो कौन करता है? राजनीतिक लोकतंत्र। ये हुई बात लोकतांत्रिक शासन के दो भेदों की। इसके बाद बात करते हैं अपन सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है। सामाजिक लोकतंत्र में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब आगे कि जो अपना राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, उसके बाद आता है अगला जो टॉपिक होता है अपना सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र समाज पर आधारित लोकतंत्र, मतलब जो अपना समाज होता है एक उस पर आधारित एक लोकतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक लोकतंत्र। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कुल मिला के जो नाम है सामाजिक लोकतंत्र, समाज पर आधारित लोकतंत्र क्या कहलाता है? सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र पर जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र का जो लक्ष्य सामाजिक समता पर बल, मतलब जो समाज की जो भूमिका होती है, जो समाज का नेतृत्व होता है, समाज की जो व्यवस्था होती है उस पर बल देना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। ये लक्ष्य। और सामाजिक समता का मतलब, सामाजिक समता के अर्थ ये है, समता का मतलब किसी भेदभाव किए उसकी समता, मतलब जो उसकी समता है उसके आधार पर व्यवहार करना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। अब इसका अर्थ बताया गया है कि समाज में नस्ल, रंग या वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर विभेद किए बिना समानता का व्यवहार करना। मतलब जो समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां, कोई उच्च वर्ग से होता है, कोई निम्न वर्ग से होता है, उसके आधार पर बिना भेदभाव के समानता का व्यवहार करना। और रंग, वो ये नहीं कि कोई काला है कोई गोरा है तो काले को कोई अधिक महत्व देना, गोरे को अधिक महत्व देना और काले को बिल्कुल महत्व नहीं देना, इस आधार पर। और जाति, मतलब कोई उच्च जाति से आता है, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई बढ़िया है, या फिर कोई कुमार है, या फिर कोई एसटी और नीची जाति से बिलोंग करता है, तो उसके प्रति असमानता का व्यवहार न करना बल्कि समानता का व्यवहार करना। धर्म, कोई हिंदू धर्म से है तथा कोई मुस्लिम से है, कोई जैन है, तो उसके आधार पर सभी को समानता का दर्जा देना। भाषा, किसकी जो अपनी भाषा है उसके आधार पर एक समानता का अधिकार देना। लिंग, मतलब स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव न होना, मतलब स्त्री व पुरुष में समानता का अधिकार। लिंग और धन, मतलब ये नहीं कि कोई धनवान है कोई गरीब है, तो गरीब और अमीर के मध्य किसी प्रकार की असमानता न रखते हुए समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? सामाजिक लोकतंत्र में। और जन्म, ये मतलब जन्म किसी कुल के आधार पर, ये नहीं कोई राजा की संतान है तो उसको राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना, वो कोई
कोई सेना मतलब कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है या फिर कोई गरीब परिवार में जन्म लिया है तो उसको उसके प्रति असमानता का व्यवहार न करके बराबर का अधिकार दिया गया है। किसमें? सामाजिक लोकतंत्र में। अब जो सामाजिक लोकतंत्र है इसकी जो शर्तें होती है, जो स्थापना की जो शर्तें बताई गई है वो दो शर्तें हैं। दो शर्तें कौन कौन सी है इसमें? धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर मौजूद विशेषाधिकार की व्यवस्था की जाए। मतलब जो धर्म है स्थापना मतलब जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उसके अंतर्गत दो अधिकार दिए गए थे। एक तो धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था की जाए और एक है सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग और धन के आधार पर अधिकार न देकर एक सभी को समानता का अधिकार प्रदान करना। अब तो आप बोल रहे हो कि सर ये अपने संविधान के अंतर्गत जो अपना देश है इसमें एक विशेष अधिकार दिया गया है, आप बोल रहे हो कि सर सभी को समानता का अधिकार दिया है। तो यहाँ पर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के मध्य असमानता का व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है? असमानता का व्यवहार। ऐसा क्यों होता है सर? तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आपको बताऊंगा कि आपको कि कोई अपने जो संविधान था तो उसमें कुछ वर्ग ऐसे थे जो मतलब पिछड़े हुए थे और तथा स्त्री और पुरुष के मध्य दोनों को बराबर मतलब एक स्तर पर लाने के लिए इनके मध्य एक विशेष अधिकार बनाया गया है। और इसी प्रकार जाति तथा जो जाति होती है कोई मतलब जैसे जाति मतलब जो कोई नीची जाति का है और कोई उच्च जाति का है तो उसके मध्य भी उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया अपने संविधान में। तो क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि उच्च जाति का तो उच्च में रहेगा और जो नीची जाति का है तो कब तक वो नीचा बना रहेगा। तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो एक विशेषाधिकार बनाया गया है वो एक आरक्षण है। तो उसके आधार पर क्या किया गया है? इनको अधिकार दिया गया है कि इनको धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग के आधार पर। वैसे ही बात करते हैं धन की। जैसे मान लो कोई अधिक धनवान है तथा कोई गरीब है तो अधिक धनवान व्यक्ति को तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गरीब है गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी है। उसमें है अनाज, मुफ्त में अनाज या कम दर पर अनाज, सहकारिता से लाभ या फिर अपने जो मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर घर नहीं है तो घर देना, ये सब चीजें किसमें दी गई? विशेषाधिकार के अंतर्गत बता रही। अब इसके बाद बात करते हैं सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान करना। तो इसमें कहा गया है जो सभी व्यक्ति होते हैं तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना। मतलब जो देश में कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लो कोई एग्जाम है तो कोई एग्जाम के अंतर्गत उसको बताया गया, मतलब ये नहीं है कि उसमें स्त्री भाग लेगी या फिर पुरुष भाग लेंगे, इसमें दोनों को ही भाग लेने की अनिवार्यता प्रदान की गई है। इसमें सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वही सामाजिक लोकतंत्र की बात। अब अगला आता है तीसरा, आर्थिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र में क्या कहा गया है कि आर्थिक शक्ति विशिष्ट वर्ग पूंजीपतियों, आर्थिक शक्ति विशिष्ट वर्ग या पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित ना होकर समस्त जनता के हाथों में निहित होती है। अब तो इसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझाओ इसको, मैं आपको समझने की कोशिश करना कि जो आर्थिक शक्ति विशिष्ट वर्ग पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित न होकर समस्त जनता के हाथों, ये नहीं है कि मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज है, उसमें काम करने वाले व्यक्ति बराबर का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? बराबर का कार्य करते हैं। तो बराबर का कार्य करते हैं तो ये नहीं है कि इनको इनका अधिकार न देकर केवल सारा लाभ पूंजीपतियों को दिया जाए। ये इसमें बराबर का लाभ, जैसे मतलब मजदूर है तो मजदूर को भी उनका हिस्सा प्रदान किया जाता है, और जो व्यक्ति जो मेन कार्य करता है जैसे पूंजीपति, तो उसके आधार पर जो इन्वेस्ट करता है उसके आधार पर क्या दिया जाता है? उसका लाभ प्रदान किया जाता है। ये भी किसके अंतर्गत? समस्त जन, मतलब जो भी कार्य होता है आर्थिक लोकतंत्र में वो समस्त जनता के आधार पर किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने के समान अवसर मिलते हैं। वह
व्यवस्था मुख्यतः सहयोग एवं सहकारिता पर आधारित होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक मतलब रुचि का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति की उसकी रुचि होना आवश्यक माना गया है, या फिर उसकी जो योग्यता बताई गई है। तो योग्यता मतलब जैसे 18 साल का व्यक्ति है, तो ये नहीं कि उससे 45 साल के व्यक्ति जो कार्य करता है उसका कार्य 18 साल वाले व्यक्ति को दिया जाए, ऐसा ना होकर उसके योग्यता के आधार पर कार्य उसको प्रदान करने की बात कही गई किसमें, आर्थिक लोकतंत्र में। और उसकी जो क्षमता होती है, जैसे मान लो कोई मजदूर है तो 10 किलो वेट उठा सकता है, तो उसको 10 किलो का कार्य दिया जाए, ना कि 20 किलो का कार्य दिया। इसके अगर ये कार्य दिया जाता है तो उसको शारीरिक रूप से पीड़ा होगी, और उसको जो सहयोग है मतलब कार्य करने के लिए जो सहयोग और सहकारिता मतलब सिर्फ सहकारिता विभाग के उसके आधार पर उसको लाभ प्रदान किया गया है। आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों ने समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। अब मार्क्सवादियों का मतलब होता है जॉन मार्क्स एक वैज्ञानिक था, जॉन मार्क्स एक वैज्ञानिक था, उसने एक समाज में आर्थिक लोकतंत्र की विचार की भावना प्रस्तुत की। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता तथा उनकी शक्ति तथा विशिष्ट वर्ग और पूंजीपतियों के आत्मनिर्भर को समाज के आधार पर प्रस्तुत की। किन्होंने? जॉन मार्क्स ने समाजवादियों के लिए। ये बात हुई आर्थिक लोकतंत्र की। इसके बारे में बात करेंगे नैतिक लोकतंत्र की। तो अब बात अपन जो लोकतंत्र के 4 रूप होते हैं, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो अपन ने 3 की बात कर ली, सामाजिक की, राजनीतिक की, सामाजिक की और आर्थिक की। अब बचा अपना नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक लोकतंत्र की अपन बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। इसके साथ आप देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलेंगे फिर अगली क्लास। धन्यवाद।